कल्पना कीजिए, कैंसर की एक जीवन रक्षक दवा है। एक तरफ बाजार में इसकी कीमत है 1,20,000 रुपए प्रति माह, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी दवा की उन्हीं रसायनों से बनी गोली की कीमत है सिर्फ 8,000 रुपए। और ये कोई जादू नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों कीमतों के बीच का भारी अंतर सिर्फ चंद पन्नों का एक कानूनी दस्तावेज है जिसे दुनिया पेटेंट कहती है। हाँ, और देखिए, ये दस्तावेज केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। हाँ, मतलब ये सीधे तौर पर तय करता है कि किसे जीने का अधिकार मिलेगा और किसे नहीं। ये नवाचार यानी इनोवेशन की कीमत और मानव जीवन के मूल्य के बीच का सबसे क्रूर टकराव है। सही बात है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। आज के इस गहन चर्चा में हमारे सामने कई बेहद महत्वपूर्ण और हालिया स्रोत हैं। हमने 2026 की USTR यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट और US चेंबर ऑफ कॉमर्स की इंडिया 4355 रिपोर्ट ली है। और इसके साथ ही 2015 की इक्रियर रिपोर्ट भी है। हाँ, और मई 2026 में द वायर, टाइम्स ऑफ इंडिया, माई एंड और इंडिया ब्रीफिंग में प्रकाशित हुए कई लेखों को भी हमने एक साथ रखा है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र देश, मेरा मतलब है अमेरिका और भारत, दवाओं के पेटेंट पर पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। बिल्कुल, एकदम विरोधी दृष्टिकोण। एक तरफ नए आविष्कारों को वित्तीय सुरक्षा देने की मांग है और दूसरी तरफ आम जनता तक सस्ती जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने की भारी मजबूरी। और ये विषय आज इसलिए इतना गर्मा गया है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने पेटेंटेड दवाओं पर 100% का भारी टैरिफ लगा दिया है। मतलब एक तरह से ये खुले व्यापार युद्ध का ऐलान है। ये स्थिति बहुत दिलचस्प है क्योंकि सतह पर यह भले ही एक व्यापारिक विवाद लगे, लेकिन गहराई में ये इस बात की वैचारिक लड़ाई है कि बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब क्या ये सिर्फ मुनाफे की गारंटी है? वही तो, क्या ये दवा कंपनियों के लिए बस पैसे छापने की मशीन है या फिर इसे जन स्वास्थ्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए? इस पूरी वैश्विक बहस की जड़ में एक बुनियादी कानून है, भारत का पेटेंट अधिनियम। हाँ, और उसका वो खास हिस्सा जिससे विदेशी दवा कंपनियां सबसे ज्यादा नफरत करती हैं, सेक्शन 3D। तो आइए इस विवाद की शुरुआत इसी सेक्शन 3D से करते हैं। मतलब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ट्रिप्स समझौता लागू है ना? WTO के सभी सदस्य से मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मेरी समझ से ट्रिप्स के तहत किसी भी चीज को पेटेंट कराने के सिर्फ 3 बुनियादी नियम होते हैं। पहला, उसमें नयापन होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई आविष्कारशील कदम मतलब इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। और तीसरा, उसका औद्योगिक उपयोग संभव हो। हाँ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये तो काफी स्पष्ट लगता है। फिर USTR के रिपोर्ट को भारत के कानून से इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि भारत ने ट्रिप्स के इन 3 बुनियादी नियमों को तो माना है, लेकिन अपने कानून में एक शर्त और जोड़ दी है। USTR की रिपोर्ट इसे एक अनुचित चौथी बाधा कहती है। चौथी बाधा? हाँ, फोर्थ हर्डल। ये बाधा है बढ़ी हुई उपचारात्मक प्रभावकारिता साबित करने की शर्त। ओहो, बढ़ी हुई उपचारात्मक प्रभावकारिता, ये सुनने में बहुत ही तकनीकी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में समझाता हूँ। अगर कोई दवा कंपनी अपने किसी पुरानी पहले से मौजूद दवा के केमिकल फॉर्मूले में कोई मामूली से बदलाव करती है, जैसे उसे तरल से गोली में बदल दिया या उसके घुलने की क्षमता थोड़ी बढ़ा दी और उसे नया आविष्कार बताकर पेटेंट मांगती है, तो भारत सरकार सिर्फ इस बदलाव को काफी नहीं मानती। अच्छा, तो सरकार क्या कहती है? सरकार पूछेगी, भाई बदलाव तो ठीक है, लेकिन क्या इस नई गोली से मरीज की बीमारी पुरानी दवा के मुकाबले ज्यादा जल्दी या बेहतर तरीके से ठीक हो रही है? अगर इलाज करने की क्षमता नहीं बढ़ी है तो आपको नया पेटेंट नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी के पास चॉकलेट चिप कुकी की एक बेहतरीन रेसिपी का अगले 20 साल के लिए पेटेंट है। ठीक है। 20 साल बाद जब वो पेटेंट खत्म होने वाला होता है तो वो व्यक्ति उस कुकी के अंदर वेनिला एसेंस की सिर्फ एक बूंद मिला देता है और फिर दावा करता है कि ये तो बिल्कुल नया आविष्कार है, मुझे अगले 20 साल का पेटेंट और दे दो। हाँ, बिल्कुल यही होता है। जबकि असलियत में उस कुकी का स्वाद या पोषण बिल्कुल नहीं बदला। तो क्या सेक्शन 3D वो जज है जो कहता है कि नहीं, ये वेनिला की बूंद किसी की भूख को पुराने तरीके से बेहतर नहीं मिटाती, इसलिए कोई नया पेटेंट नहीं मिलेगा? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये बिल्कुल उसी तंत्र को समझाती है जिसका इस्तेमाल दवा कंपनियां दशकों से करती आ रही हैं। दवा उद्योग की भाषा में इस चाल को एवरग्रीनिंग कहा जाता है। एवरग्रीनिंग मतलब अपने पेटेंट को हमेशा हरा भरा रखना। बिल्कुल
जब किसी ब्लॉकबस्टर दवा का पेटेंट खत्म होने वाला होता है तो कंपनी को पता होता है कि अब जेनेरिक कंपनियां बाजार में आ जाएंगी। और जेनेरिक दवाएं तो बहुत सस्ती होती हैं। हाँ, जिससे मूल कंपनी का मुनाफा औंधे मुंह गिर जाता है। इस मुनाफे को बचाने के लिए वे दवा में एक छोटा सा बदलाव करते हैं और नया पेटेंट मांगते हैं। भारत का सेक्शन 3D इसी एवरग्रीनिंग को रोकता है। और हमारे स्रोतों के मुताबिक इस नियम का सबसे बड़ा शिकार बनी थी नोवार्टिस कंपनी। उनकी जो कैंसर की दवा थी ग्लीवेक। जी, ग्लीवेक का मामला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह सुप्रीम कोर्ट तक गया था। नोवार्टिस ने ग्लीवेक के एक नए क्रिस्टलाइन रूप के लिए पेटेंट मांगा था। उनका तर्क था कि यह नया रूप शरीर में 30% ज्यादा आसानी से अवशोषित होता है। मतलब शरीर उसे जल्दी सोख लेता है। हाँ, लेकिन भारतीय पेटेंट ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3D का सख्ती से पालन किया। अदालत ने कहा कि अवशोषण बढ़ना ठीक है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कैंसर के इलाज में इसका असर भी 30% बढ़ गया है। अच्छा, तो पेटेंट रद्द कर दिया गया। बिल्कुल। इसे नया आविष्कार नहीं माना गया। और यहीं पर वो बात आती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पेटेंट रद्द होने का सीधा परिणाम क्या हुआ? रातों रात जिस ग्लीवेक दवा के लिए 1,20,000 रुपए चुकाने पड़ते थे, वही जेनेरिक रूप में मात्र 8,000 रुपए में मिलने लगी। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने का गणित है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमें दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। विदेशी कंपनियों और यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का तर्क है कि भारत की ये चौथी बाधा असल में विज्ञान के विकास को रोक रही है। वो कैसे? उनका कहना है कि विज्ञान में हर दिन कोई चमत्कार नहीं होता। ज्यादातर शोध छोटे छोटे कदमों में होते हैं, जिन्हें इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहते हैं। तो उनका तर्क है कि अगर किसी ने दवा के साइड इफेक्ट कम कर दिए या उसे बिना फ्रिज के रखने लायक बना दिया तो उसे इसका इनाम मिलना चाहिए। उनका ठीक यही कहना है। वे दावा करते हैं कि सेक्शन 3D के कारण कंपनियों को इन छोटे सुधारों के लिए पेटेंट नहीं मिलता, जिससे वे नए शोध करने से हतोत्साहित होती हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा विरोध करने दीजिए। जी, कहिए। विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि भारत का कानून उनके खिलाफ है, लेकिन अगर हम एक्रेयर के 2015 की रिपोर्ट के डेटा को देखें तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के बीच भारत ने फार्मा क्षेत्र में कुल 1001 पेटेंट दिए और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 771 पेटेंट विदेशी कंपनियों को ही मिले। ओहो। फाइजर और एली लिली जैसी अमेरिकी कंपनियां सबसे ज्यादा पेटेंट पाने वालों में थीं। तो क्या ये इनोवेशन रुकने वाला तर्क एकदम खोखला नहीं है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो यही विरोधाभास है। इक्रियर का डेटा ये साबित करता है कि भारतीय अदालतें किसी अंधे राष्ट्रवाद के तहत विदेशी कंपनियों को खारिज नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। में भी कोर्ट ने साफ कहा था कि मकसद असली आविष्कारों को रोकना नहीं है, सिर्फ एवरग्रीनिंग को रोकना है। और ये मॉडल इतना सफल रहा है कि अब फिलीपींस और अर्जेंटीना जैसे देश भी इसे अपना रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने सच में एक जादुई एकदम नई दवा खोजी। उसने सेक्शन 3D की शर्तें पूरी कर लीं और उसे पेटेंट मिल गया। ठीक है। अब वो कंपनी बाजार में अकेली है और उस एकाधिकार का फायदा उठाते हुए वो उस जीवन रक्षक दवा की कीमत 3 लाख रुपए महीने रख देती है। भारत के लाखों गरीब मरीजों के लिए तो वो दवा न होने के बराबर ही है। तो क्या सिस्टम ऐसे मरीजों को मरने के लिए छोड़ देता है? ये एक बहुत ही गंभीर नैतिक दुविधा है और इसी का समाधान निकालने के लिए एक तंत्र है जिसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग या CL कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? भारत के पेटेंट अधिनियम के सेक्शन 84 के तहत सरकार को एक विशेष अधिकार दिया गया है। अगर किसी कंपनी को पेटेंट मिले हुए 3 साल हो चुके हैं और ये साबित हो जाए कि दवा की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो आम जनता की पहुंच से बाहर है, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब सरकार खुद दवा बनाएगी? नहीं, सरकार उस पेटेंट धारक की मर्जी के बिना किसी भारतीय जेनरिक कंपनी को वो दवा बनाने का कंपल्सरी लाइसेंस जारी कर सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही ताकतवर हथियार है। हाँ, और हमारे स्रोतों में इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बायर कंपनी की कैंसर दवा नेक्सावार का मामला है। नेक्सावार किडनी और लिवर कैंसर के लिए बहुत असरदार दवा थी, लेकिन बायर कंपनी भारत में इस दवा की 1 महीने की खुराक के लिए लगभग 2.8 लाख रुपए वसूल रही थी। 2.8 लाख? भारत जैसे देश में 2.8 लाख रुपए महीना खर्च करना किसी भी आम परिवार के लिए असंभव है। उन्हें अपने घर, जमीन सब बेचने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और बायर अपनी क्षमता से भारत के सिर्फ 2% मरीजों की जरूरत पूरी कर पा रही थी।
इसी आधार पर 2012 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय जेनरिक कंपनी नैटको फार्मा को नेक्सावेर बनाने का कंपलसरी लाइसेंस दे दिया। और कीमत पर क्या असर पड़ा, नैटको ने उसी दवा को 8,800 रुपए प्रति माह पर बेचना शुरू कर दिया। एक मिनट, 2.8 लाख से सीधा 8,800? जी हाँ। लेकिन जब नेटको ने ये दवा बनाई तो क्या उन्होंने बायर की सारी मेहनत पर मुफ्त में कब्जा कर लिया? मतलब क्या बायर को कुछ नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई चोरी नहीं थी। सीएल के नियमों के तहत नैटको को अपनी कुल बिक्री का करीब 6-7% बायर कंपनी को रॉयल्टी के रूप में देना पड़ा। यानी बायर को मुनाफा हो रहा था, बस उनकी मनचाही लूट बंद हो गई थी। अच्छा, तो फिर यूएसटीआर इस नियम को लेकर इतना आक्रामक क्यों है? देखिए, अमेरिका का मानना है कि इससे पेटेंट धारकों के लिए व्यापारिक अनिश्चितता पैदा होती है। अगर कंपनियों को ये डर रहेगा कि सरकार किसी भी दिन उनकी दवा का लाइसेंस किसी और को दे सकती है, तो वे अरबों डॉलर लगाकर नया शोध क्यों करेंगी? उनका तर्क है कि कोई निवेशक पैसा नहीं लगाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जीटीआरआई के अजय श्रीवास्तव के तर्कों को देखें तो वे इसे जन स्वास्थ्य का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस ब्रह्मास्त्र का रोजाना इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्सा वार के बाद से आज तक इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ये साबित करता है कि भारत इसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक अर्थशास्त्र से जोड़कर देखें तो ये पूरी बहस दो अलग अलग स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच की खाई है। कैसे? अमेरिका और यूरोप में जब कोई महंगी दवा आती है तो उसका खर्च अक्सर बीमा कंपनियां या सरकार उठाती है। अर्थशास्त्र में एक शब्द है डेडवेट लॉस। ये डेडवेट लॉस क्या होता है? जब किसी चीज की कीमत एकाधिकार के कारण इतनी अधिक तय की जाती है कि लोग उसे खरीद नहीं पाते, तो अर्थव्यवस्था में जो अवसर छिन जाते हैं उसे डेड वेट लॉस कहते हैं। समझ गए। अमेरिका में ये बस कागज पर छपा एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में जहां करोड़ों लोग अपनी जेब से सीधे पैसा देते हैं, वहां अगर दवा महंगी है तो मरीज के पास कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। एक विशेषज्ञ ने इस पर बहुत ही गहरी बात कही है कि विकासशील देशों में डेड वेट लॉस का सीधा सा मतलब डेड बॉडीज यानी लाशें होता है। बाप रे, ये सच में एक झकझोर देने वाली सच्चाई है। मुनाफे का ग्राफ बनाम इंसानी जिंदगियां। हाँ। तो अब तक हमने उन कानूनों की बात की जो भारत में है, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनकी विदेशी कंपनियां भारत से लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन भारत उन्हें लागू करने से साफ इनकार कर रहा है। आप डेटा एक्सक्लूसिविटी और पेटेंट लिंकेज की बात कर रही हैं। बिल्कुल, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहले डेटा एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई कंपनी नई दवा खोजती है तो उसे बाजार में बेचने से पहले क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं। इसमें कई साल लगते हैं और करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। कंपनी ये सारा कच्चा डेटा ड्रग रेगुलेटर को सौंपती है। और अमेरिका चाहता है कि इस डेटा को गुप्त रखा जाए। हाँ, अमेरिका में नियम है कि सरकार उस डेटा को 5 से 12 साल तक पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। और भारत में? भारत में डेटा एक्सक्लूसिविटी 0 है। मतलब अगर किसी मूल कंपनी ने ट्रायल करके साबित कर दिया है कि दवा सुरक्षित है, तो बाद में जेनेरिक कंपनी ड्रग कंट्रोलर से कह सकती है कि देखिए, हमारी दवा उसी की कॉपी है, तो आप हमें भी मंजूरी दे दीजिए। अच्छा, इसे पिगी बैकिंग कहते हैं ना? हाँ, इससे तो जेनेरिक कंपनियों का बहुत सारा पैसा और समय बच जाता है। बिल्कुल, इसीलिए अमेरिका इसे अपनी कंपनियों के साथ नाइंसाफी मानता है। और दूसरा शब्द था पेटेंट लिंकेज। इसका क्या मतलब है? पेटेंट लिंकेज का मतलब है दवा की मार्केटिंग मंजूरी को उसके पेटेंट स्टेटस के साथ जोड़ना। अमेरिका में अगर किसी दवा पर पेटेंट है तो वहां का रेगुलेटर किसी जेनेरिक कंपनी को मंजूरी ही नहीं देगा। मतलब सरकार खुद पेटेंट की रक्षा कर रही है, तो क्या भारत का ड्रग रेगुलेटर ऐसा नहीं करता? बिल्कुल नहीं। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, बायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अदालत ने साफ कहा कि भारत के ड्रग कंट्रोलर का काम सिर्फ ये देखना है कि दवा मरीज के लिए सुरक्षित है या नहीं। पेटेंट की जासूसी करना उसका काम नहीं है। एकदम सही। अदालत ने कहा कि अपने पेटेंट की रक्षा करना कंपनी की अपनी निजी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने पेटेंट तोड़ा है तो आप खुद उस पर मुकदमा कीजिए। एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत ही तीखा सवाल पूछना है। इन स्रोतों में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट छुपा है। अच्छा, वो क्या? हमने हमेशा सुना है कि भारत की दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां अब खुद रिसर्च कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब ये भारतीय कंपनियां खुद भारत सरकार से डेटा एक्सक्लूसिविटी लागू करने की मांग कर रही हैं।
क्या ये एक बहुत बड़ा दोहरा मापदंड नहीं है? मतलब जब तक आप दूसरों की दवाएं कॉपी कर रहे थे तब तक मुफ्त में डेटा चाहिए था, और अब खुद आविष्कार कर रहे हैं तो दरवाजे बंद करने हैं। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और पहली नजर में ये पाखंड ही लगता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये दरअसल एक उद्योग के परिपक्व होने की निशानी है। परिपक्व होने की? देखिए, एक समय था जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता केवल रिवर्स इंजीनियरिंग तक सीमित थी। तब देश की प्राथमिकता सिर्फ सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन आज भारतीय कंपनियां R&D पावर हाउस बन रही हैं। मतलब वो खुद करोड़ों रुपए जोखिम में डाल रही हैं। बिल्कुल। नई दवा की खोज में फेल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जब बायोकॉन या डॉक्टर रेड्डीज अपना पैसा लगाकर दशकों तक शोध कर रही हैं, तो वे अब नवाचार करने वालों के दर्द को समझ रही हैं। तो वो सुरक्षा चाहेंगी? हाँ, ये पाखंड नहीं है, बल्कि जेनेरिक निर्माता से ग्लोबल स्तर पर शोध करने वाली संस्था बनने का स्वाभाविक चरण है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन अब ये पूरी कानूनी बहस केवल कोर्टरूम तक सीमित नहीं रही है, ये खुले व्यापार युद्ध में बदल चुकी है। जी हाँ, 2026 के टैरिफ। बिल्कुल। अप्रैल 2026 में अमेरिका ने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का इस्तेमाल करते हुए भारत से आने वाले पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल आयातों पर सीधा 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। 100% टैरिफ? मतलब $100 की दवा अमेरिका पहुंचकर $200 की हो जाएगी। ये भारत की बाम अरोजने की बहुत ही आक्रामक रणनीति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। इस पूरी घोषणा में जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से पूरी तरह छूट दी गई है। अगर अमेरिका भारत को सबक सिखाना चाहता है तो जेनेरिक दवाओं को क्यों छोड़ दिया? 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 अरब डॉलर की फार्मा दवाओं का निर्यात किया था, और सबसे बड़ा हिस्सा तो जेनेरिक दवाओं का ही था। तो क्या अमेरिका खुद अपने ही जाल में उलझ गया है? अमेरिका उलझा नहीं है। देखिए, वो बहुत व्यावहारिक है। अमेरिका जानता है कि उसकी खुद की स्वास्थ्य प्रणाली भारतीय जेनेरिक दवाओं की ऑक्सीजन पर जिंदा है। अच्छा। हाँ, अगर अमेरिकी अस्पतालों को दवाओं का खर्च नियंत्रण में रखना है तो उन्हें भारत से आने वाली सस्ती दवाएं हर हाल में चाहिए। अगर वे उन पर टैक्स लगा देंगे तो अमेरिका का अपना हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा। इसलिए जेनेरिक को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन क्या ये राहत स्थायी है? क्योंकि इंडिया ब्रीफिंग और GTRI की रिपोर्ट एक चेतावनी दे रही है। और वो चेतावनी बहुत डरावनी है। इस नई नीति में 1 साल का रिव्यू क्लॉज रखा गया है। मतलब 1 साल बाद फैसला बदल सकता है? बिल्कुल। अमेरिका 1 साल बाद जेनेरिक दवाओं को भी इस टैरिफ के दायरे में ला सकता है। ये भारत के सिर पर लटकती तलवार है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस दबाव में घुटने टेक दे और सेक्शन 3D को बदलकर नियम सख्त कर दे। और अगर भारत दबाव में टूट जाता है तो इसके वैश्विक परिणाम क्या होंगे? GTRI का आंकड़ा है कि भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का 20% हिस्सा सप्लाई करता है, जिससे कीमतें 80 से 90% कम रहती हैं। हाँ। अगर भारत ने सस्ते जेनेरिक बनाने बंद कर दिए तो वो दुनिया की फार्मेसी नहीं रहेगा। इसका खामियाजा पूरी दुनिया के गरीबों को उठाना पड़ेगा। ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन है। ये 100% टैरिफ साफ चेतावनी है कि लड़ाई अब और हिंसक होने वाली है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है, भारत का पेटेंट सिस्टम दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक जीवन रेखा है, और भारत कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ रहा है। वो ट्रिप्स के दायरे में ही काम करता है। वो बस उन गैर जरूरी ट्रिप्स प्लस नियमों को लागू करने से इनकार कर रहा है जो सिर्फ मुनाफा बढ़ाते हैं। भारत का रुख स्पष्ट है, नवाचार जरूरी है, लेकिन मानव जीवन से बढ़कर नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक आखिरी और बहुत गहरा पेंच है। वो क्या? अभी तक हमने जिन भी दवाओं की बात की है, जैसे ग्लीवैक, वे रसायनों से बनी साधारण दवाएं हैं। उन्हें लैब में रिवर्स इंजीनियर करना आसान होता है। लेकिन भविष्य की दवाएं ऐसी नहीं हैं। अच्छा, तो भविष्य की दवाएं कैसी हैं? भविष्य की कैंसर और अन्य गंभीर महामारियों की जो दवाएं आ रही हैं, उन्हें बायोलॉजिक्स कहा जाता है। ये निर्जीव रसायनों से नहीं, बल्कि जीवित कोशिकाओं यानी लिविंग सेल्स से बनाई जाती हैं। जीवित कोशिकाओं से? जी, ये इतनी जटिल होती हैं कि इन्हें सिर्फ लैब में देखकर कॉपी नहीं किया जा सकता। इनकी सटीक कॉपी बनाने के लिए भारतीय कंपनियों को मूल कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल डेटा की सख्त जरूरत होगी।
बिना उस डेटा के आप जीवित कोशिकाओं की कॉपी नहीं बना सकते। और विदेशी कंपनियां अपना डेटा तो कभी नहीं देंगी क्योंकि भारत में डेटा एक्सक्लूसिविटी का कानून नहीं है। बिल्कुल, यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा डराता है। जब भविष्य की ये जीवन रक्षक अत्यधिक जटिल बायोलॉजिक दवाएं बिना डेटा के कॉपी ही नहीं हो सकेंगी, तो क्या दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाला भारत इन नई बीमारियों के इलाज को सस्ता बना पाएगा? क्या भारतीय जेनेरिक मॉडल का अंत होने वाला है, या फिर पेटेंट की ये लड़ाई एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां सिर्फ अमीर ही जिंदा रह पाएंगे?